नमस्ते दोस्तों, हम प्रोबेबिलिटी चैप्टर कर रहे थे जो कि जिसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं वो टॉपिक्स, ठीक है। और उन पे बेस्ड क्वेश्चंस भी हम करेंगे। तो सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स जो इससे रिलेटेड थे कि सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द सैम्पल पॉइंट्स इन एन एक्सपेरिमेंट इज़ ऑलवेज इक्वल टू 1, है ना। तो सारे सैम्पल पॉइंट्स में जो आउटकम होता है या एलिमेंट ऑफ सैम्पल पॉइंट होते हैं वो ऑलवेज इक्वल्स टू 1 आता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ जो इवेंट है वो ज़ीरो होगी। अगर ज़ीरो आती है तो वो इवेंट इम्पॉसिबल इवेंट होता है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 1 है तो वो श्योर इवेंट होता है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ 1 देन इट इज़ कॉल्ड अ श्योर इवेंट, उसे हम श्योर इवेंट कह देते हैं। ये इम्पॉसिबल इवेंट हो जाएगा और श्योर इवेंट हो जाएगा। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ई इज़ एन इम्पॉसिबल इवेंट। अगर ई की प्रोबेबिलिटी 1 हो जाती है तो वो इवेंट श्योर इवेंट कहलाता है, और कोई भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो है 0 और 1 के बीच में होती है। लेकिन अगर हमें क्वेश्चन में आ जाए कि ऑड्स अगेंस्ट फॉर इवेंट ई, अगर हमें जो भी इवेंट ई है उसके लिए हमें ऑड्स अगेंस्ट निकालना है, तो इसका मीनिंग ये है कि आपको अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल, जो भी अनफेवरेबल होंगे उसके लिए कंडीशन अपॉन फेवरेबल कंडीशन से आपको डिवाइड करना है। और ऑड्स इन अ फेवर ऑफ इवेंट ई आ जाए तो आप फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल करोगे, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट 5/7 है, तो ये क्या होती है, फेवरेबल अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स होते हैं। तो ये फेवरेबल हो गए 5 और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स 7 हो गए। तो अनफेवरेबल कितने हो जाएंगे, 7 - 5 यानी कि 2 हो जाएंगे, ठीक है। ऑड्स इन अ फेवर ऑफ एन इवेंट ई, अब जो भी इवेंट ई है उसमें ऑड्स इसके फेवर में हैं वो कितने होंगे, तो उसका फॉर्मूला आपको बताया हुआ है अभी कि अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल होगा, सॉरी फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल होगा। तो फेवरेबल यहाँ पर कितने हैं आपके 5 अपॉन अनफेवरेबल 2 हो जाएगा। और ऑड अगेंस्ट ऑफ एन इवेंट ई अगर आप करोगे तो वो 2/5 आ जाएगा, ठीक है। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज़ प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई। तो किसी भी इवेंट ई है उसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई जो होगा वो होती है। लेकिन अगर प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश ई के ऊपर बार आ जाए या ई डैश लिख दें या ई की पावर सी लिख दें, इसका मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ इवेंट ई। तो अलग अलग बुक्स में अलग अलग नोटेशंस दिए जाते हैं, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन अकरेंस ऑफ एन इवेंट ई। नेक्स्ट जो आता है हमारे पास, तो ये आपके पास क्या आ जाएगी, तो नॉन अकरेंस के लिए आप उस जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ही है उसको 1 में से सबट्रैक्ट कर दोगे। जैसे आपने डाइस को थ्रो किया और उसके आपके आउटकम्स जो आ जाएंगे, अगर आप डाइस को थ्रो करते हो तो 1 2 3 4 5 6 आते हैं। तो यहाँ अगर मैं एक इवेंट लेती हूँ अकरेंस ऑफ एन इवन प्राइम नंबर, अगर मैं इवन प्राइम नंबर का अकरेंस का इवेंट लेती हूँ तो वो क्या होगा, तो आपको पता है इवन प्राइम नंबर यानी 2 4 और 6 है। तो हमें इवन नंबर भी बताना और प्राइम भी होना चाहिए, तो ऐसा यहाँ पर केवल 2 ही है, तो 1 है ऐसा। तो 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम, फेवरेबल अपना जो इवेंट है वो 1 है, और अपॉन टोटल नंबर जो है हमारा वो 6 है, ठीक है। सो टोटल नंबर ऑफ आउटकम, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई क्या हो जाएगा, उसको आप 1 में से 1/6 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो वो 5/6 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है, अगर हम एक क्वेश्चन करें इससे रिलेटेड, जैसे अ लेटर ऑफ अ वर्ड प्रोबेबिलिटी इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वॉवल। अगर हम एक लेटर ऑफ वर्ड निकाल रहे हैं प्रोबेबिलिटी का, इज सेलेक्टेड, अगर मैंने एक लेटर में ऑफ वर्ड प्रोबेबिलिटी इज सेलेक्ट किया है एट अ रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ अ वॉवल, तो वो वॉवल होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हमें निकालनी है। तो देखिए प्रोबेबिलिटी जो वर्ड है आपका उसके अंदर कितने अल्फ़ाबेट्स आते हैं, जैसे कि पी है, आर है, बी बी एल टी वाई, यानी कि ये तो हमारे प्रोबेबिलिटी हैं। और इसके अंदर जो वॉवल्स हैं वो क्या है हमारे पास, ओ है, ए है, आई है, ठीक है। तो उसको मैंने इधर अलग लिख दिया, ओ ए आई और आई, ठीक है। अब और जो जिनके वॉवल्स नहीं है उनको मैंने यहाँ लिख दिया, पी आर बी और बी और फिर एल और फिर टी और फिर वाई। तो इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम देखें तो टोटल नंबर ऑफ जो इसके अंदर अल्फ़ाबेट्स हैं वो 11 हैं,
तो 1/11 इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/11, 1/11, 1/11, सबकी इक्वली लाइकली है यहाँ पर। और यहाँ पर इनकी प्रोबेबिलिटी निकाले तो वो भी 1/11 हो जाएगी। लेकिन हमें क्वेश्चन में पूछा है कि हमें प्रोबेबिलिटी निकालना है दैट इट इज़ अ वॉवल, जो भी वर्ड आया वो वॉवल आए। तो वॉवल हमारे पास 4 है, तो 4 में से हम 1 को सेलेक्ट करेंगे। तो वॉवल आया तो वॉवल जो है 4 है आपके पास, और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स आपके पास 11 है, तो 4/11 है। या फिर अगर आप कॉम्बिनेशन से इसको निकालना चाहोगे तो 4 जो भी आपके पास वॉवल्स है उनमें से आपको 1 को सेलेक्ट करना है, और 11 जो भी हैं उनमें से आपको 1 को सेलेक्ट करना है। 11 में से आप एक लेटर को सेलेक्ट करोगे, और जो 4 वॉवल्स है उनमें से भी आपको एक लेटर सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो टोटल में से 1 आप सेलेक्ट करोगे, और जो वो जो लेटर है वो वॉवल होना चाहिए, और वो उसमें से आप 1 सेलेक्ट करोगे, तो 4/11 इससे भी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अगर हमें इनफाइनाइट दे रखा है वर्ड, तो 4 लेटर्स आर सेलेक्टेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर अलाइक एंड 1 इज़ अ डिफरेंट। तो इसमें से हमें 4 लेटर्स सेलेक्ट करने हैं और प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि 3 जो होंगे वो अलाइक होंगे और 1 जो होगा वो डिफरेंट होगा। तो सबसे पहले जो ये वर्ड है हम इसके अल्फ़ाबेट अलग अलग लिख देते हैं, आई आई आई। सबसे पहले इनके अंदर हम जो लाइक वाले हैं, लाइक वाले कौन से देख रहे हो आप, आई 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 ही लाइक है इसके अंदर, ठीक है, और एन एन भी लाइक है ना। तो आई 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 वाल को हमने इधर लिख दिया, और फिर एन एन लिख दिया। उसके बाद जो बचे हुए हैं एफ है, फिर उसके बाद टी है, और फिर ई है, वो मैंने यहाँ लिख दिया। अब हमें इसमें बोला है कि 4 लेटर्स हमें सेलेक्ट करने हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर अलाइक। तो 3 उनमें से अलाइक हैं, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, तो 3 अलाइक हैं, तो वो 3 जो अलाइक हैं वो आपके पास आई है, और उनमें से एंड 1 इज़ डिफरेंट, तो एक डिफरेंट लेना है तो एक डिफरेंट हम ले लेंगे। ठीक है, तो अब टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स की अगर हम बात करें सबसे पहले इसकी प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए, तो टोटल आपके पास जो हैं अल्फ़ाबेट 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 हैं। तो 8 में से हमें क्या करना है, 4 लेटर्स सेलेक्ट करने, तो 8 में से 4 लेटर्स हमने सेलेक्ट करने, तो उसको हमने ऐसे लिखना है। अब ऊपर हम क्या लिखेंगे अपने फेवरेबल के लिए, कि हमें उसमें से जो 3 आर अलाइक, जो 3 है उनमें से हमें 3 अलाइक होने चाहिए। तो अलाइक वाले जो थे उसमें 3 थे, है ना, आई 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 अलाइक थे, तो 3 में से हम 3 सेलेक्ट कर लेंगे। अब बचेगा हमारा एक, हमें 4 लेटर्स लेने थे, तो एक जो लेटर होगा वो आपका हो जाएगा, वो बचे हुए जो लेटर्स है उनमें से हम सेलेक्ट करेंगे। तो 1 2 3 4 5, तो ये जो 5 हैं इसमें से सेलेक्ट करेंगे, 5 में से 1 सेलेक्ट कर लेंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, और 5 फैक्टोरियल इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 अपॉन आपका जो है 8C4 है। ठीक है, 5C1 की वैल्यू जो है 5 हो जाती है, और 3C3 की वैल्यू जो है 1 हो जाती है। तो 8C4 जो है 8 फैक्टोरियल अपॉन 4 फैक्टोरियल, 8 - 4 और 4 फैक्टोरियल आ जाएगा। और जब आप इसको सोल्व करेंगे तो 1/14 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, फिक्स क्वेश्चन है कि अ लीप ईयर इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट हैज़ 53 संडेज एंड 53 मंडेज। सेकेंड क्वेश्चन है कि 53 संडेज और 53 मंडेज। तो आपको एक लीप ईयर जो है सेलेक्ट करना है रैंडमली। तो आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर के अंदर हमारे 366 डेज होते हैं। ठीक है, और नॉर्मल ईयर में 365 होते हैं। तो 366 डेज़ के अंदर अगर हम बात करें तो 52 वीक्स होते हैं। ठीक है, 52 वीक्स होंगे, तो 52 वीक्स में 364 डेज़ आपके कंप्लीट हो जाएंगे, और जो बचे हुए हैं वो आपके 2 डेज़ एक्स्ट्रा हो जाएंगे। ठीक है, लीप ईयर की अगर हम बात कर रहे हैं। बाकी नॉर्मल ईयर की अगर हम बात करेंगे तो 365 डेज़ होंगे, उसमें 52 आपके कंप्लीट वीक्स होंगे, और एक डे आपका एक्स्ट्रा हो जाता है। तो 366 डेज़ के अंदर आपको पता होना चाहिए 52 वीक्स होते हैं और 2 डेज़ होते हैं। तो 52 डेज़ वीक्स में 52 संडेज़ तो आपके होंगे और 52 मंडेज़ भी होंगे, लेकिन जो बचे हुए 2 दिन हैं आपके, उसमें आप वो एक्स्ट्रा डेज़ है। तो उन एक्स्ट्रा डेज़ के लिए हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो उसके लिए आपको निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि भाई जो एक्स्ट्रा 2 दिन हैं आपके, उसकी क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है। जैसे कि जो 365th डे होगा उसमें तो आपका मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे रहेगा। 365th डे पे या तो आपका मंडे हो सकता है, या ट्यूसडे, या वेडनेसडे, या थर्सडे, फ्राइडे, या सैटरडे, या संडे।
जो 366 दे दोगा, अगर 365th डे पे मंडे है तो 366 डे पे ट्यूसडे होगा। अगर यहाँ पर ट्यूसडे है तो यहाँ वेडनेसडे, यहाँ वेडनेसडे है तो थर्सडे, थर्सडे है तो फ्राइडे, फ्राइडे है तो सैटरडे, और सैटरडे है तो संडे, और संडे है तो मंडे। तो यानी कि यहाँ पर हमें तो हमें फर्स्ट की प्रोबेबिलिटी निकालनी कि 53 संडेज एंड 53 मंडेज। अगर 53 संडेज हों तो उसकी, या फिर एंड वर्ड का यहाँ यूज़ किया गया है, या एंड 53 मंडेज। अगर 53 संडेज भी हों और 53 मंडेज भी हो तो भाई 53 संडेज हो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो देख लीजिए 53 संडेज के अंदर आपके पास एक ही ऐसा इवेंट होगा जिसके अंदर संडे और मंडे होगा। ठीक है, एक ही ऐसा इवेंट होगा जिसके अंदर संडे और मंडे दोनों आ रहा है। ठीक है, तो 53 संडेज हो जाएं या फिर 53 मंडेज हो जाए तो वो आपके एक ही ऐसी प्रोबेबिलिटी आएगी। ठीक है, तो इसके लिए हम 7 जो ये हमारे प्रोबेबिलिटी है 1 2 3 4 5 6 7, इन 7 में से हम 1 को सेलेक्ट करेंगे। ये एंड की कंडीशन है, एंड कंडीशन है। अब और की अगर कंडीशन की हम बात करें, ठीक है, इसके अंदर संडे और मंडे दोनों की बात करी गई है, लेकिन और था कि 53 संडेज और 53 मंडेज। अगर 53 संडेज हो और 53 या फिर 53 मंडेज हो तो और की कंडीशन या तो 53 संडेज हो जाए या 53 मंडेज हो जाए। तो ऐसी कौन सी कंडीशन, देखो एक कंडीशन में यहाँ मंडे आ रहा है और यहाँ पर आपका संडे आ रहा है, यहाँ संडे मंडे दोनों आ रहा है, तो ये जो है आपकी 3 प्रोबेबिलिटीज ऐसी हो जाएंगी। तो इसका आंसर 3/7 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करें एक, 3 डिफरेंट numbers are selected at a random from the set of 1 से लेकर 10 तक, then the probability that the product of 2 numbers equal to the third is p by q, where p and q are relatively prime, then find the p plus q। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है कि 3 डिफरेंट नंबर्स हैं वो सेलेक्ट करने हैं रेंडमली, किसी एक सेट में से आपको सेलेक्ट करने हैं। तो जो प्रोबेबिलिटी होगी दैट द प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इक्वल टू द थर्ड नंबर, जो 2 नंबर्स का प्रोडक्ट है वो इक्वल जो होगा थर्ड नंबर के, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो देखिए आपका जो ये नंबर्स हैं तो इसमें से अगर हम कुछ ऐसे इवेंट देखें तो जैसे 2 फर्स्ट और सेकंड जो हमने नंबर लिया है उन दोनों का प्रोडक्ट जो है आपके थर्ड के इक्वल होगा, यानी कि p बाय q के इक्वल होगा। p जो होगा वो 2 है, यहाँ q जो होगा p जो है यहाँ 2 है, q जो है वहाँ यहाँ पर 3 है। तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। इसी तरह से और अगर हम देखें तो 2 4 जा 8 हो रहा है और 2 5 जा 10 हो रहा है ना। तो इस तरह के नंबर आपको सेलेक्ट करने हैं कि प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू द थर्ड नंबर। ठीक है, तो p एंड q आर रिलेटिवली प्राइम, और यहाँ p और q जो है आपके प्राइम नंबर्स होने चाहिए। रिलेटिवली प्राइम यानी कि रिलेटिवली की बात हो रही है, यानी को प्राइम होनी चाहिए, जिनका जो HCF होता है वो 1 होता है। जैसे कि 8 एंड 15 है, उनका HCF क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। 2 और 3 है, उनका HCF क्या 1 आ रहा है। 2 और 5 है, उनका HCF भी क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। तो आपको ऐसे 3 नंबर सेलेक्ट करने हैं। तो टोटल नंबर ऑफ जो आपके सेट्स हो जाएंगे, तो पहला जो होगा 1 2 3 आप सेट बनाओगे, फिर उसके बाद आपने 3 4 5 बनाया, इस तरह से बहुत सारे सेट्स बन जाएंगे। तो टोटल ऐसे आपके 10 सेट्स बन जाएंगे। ठीक है, तो 10 में से आपको क्या होगा, 3 को सेलेक्ट करना होगा और 3 आपको डिफरेंट नंबर्स लेना है। तो इसका जो कॉम्बिनेशन बनेगा वो 10C3 बनेगा। ठीक है, तो 3/10 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल अपॉन 7 फैक्टोरियल, जब आप इसको सॉल्व आउट करोगे तो आपका आंसर जो होगा वो 1/40 आएगा। ये p हो जाएगा, ये q हो जाएगा। आपको इनका सम पूछा था, p प्लस q पूछा था, यहाँ पर p प्लस जो है q पूछा गया था इसके अंदर। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 41। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं, एक मैपिंग वाला क्वेश्चन लेते हैं। अ मैपिंग इज सेलेक्टेड एट अ रैंडम फ्रॉम ऑल द फंक्शन फ्रॉम a से a वेयर a इज इक्वल टू 1 2 3 से लेकर n तक। इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट मैपिंग इज एन इंजेक्टिव इज़ 3/32 देन n इज़। तो n क्या होगा। तो आपको मैपिंग सेलेक्ट करनी है सारी मैपिंग में से। तो आपने 2 मैपिंग्स लिए भाई, आपने जो हमें यहाँ इंजेक्टिव की बात करी गई है दैट मैपिंग इज़ एन इंजेक्टिव इज़ 3/32। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है
वो इंजेक्टिव है मैपिंग और वो प्रोबेबिलिटी 3/32 है। तो हमें n की वैल्यू निकालनी कि n की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, तो इसके अंदर ये क्वेश्चन आपका ऑप्शन से भी आप कर की हेल्प से आप करोगे। तो इंजेक्टिव फंक्शन सबसे पहले कौन सा होता है, जो 1 1 होता है, 1 to 1 1 to 1 उसे हम इंजेक्टिव फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो इसके लिए आपने दो सेट्स लिए हैं जो 1 से लेकर n तक, और यहाँ पर भी आपने जो सेट लिया है वो 1 से लेकर n तक है। ठीक है, तो इसके आपके 1 से लेकर n तक हो जाएंगे, इसकी भी 1 से लेकर n तक हो जाएंगे। तो जब हम टोटल नंबर ऑफ़ जो आपके आउटकम्स होंगे वो n की पावर n होती है। ये हमने सेट चैप्टर में पढ़ रखा है कि जो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स होते हैं, अगर 1 से लेकर n तक आपके एलिमेंट्स हैं तो n की पावर n होती है, यानी कि जो राइट पे जो भी एलिमेंट्स होंगे उसकी पावर में लेफ़्ट में जो एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ दोनों तरफ जो है एलिमेंट्स आपके n ही हैं, क्योंकि मैपिंग जो है आपके a से a में ही दे रखी है। ठीक है, तो वो टोटल नंबर ऑफ़ आउटकम्स आपके पास n की पावर n हो जाएंगे। और इंजेक्टिव और 1 1 के लिए आपके पास क्या कंडीशन होती है, ये आप डायरेक्टली सेट चैप्टर के अंदर बताया गया है, वो भी याद कर सकते हैं आप कि n फैक्टोरियल होती है, क्योंकि जो फर्स्ट एलिमेंट है उसकी इमेज जो है मान लीजिए फर्स्ट है, सेकंड एलिमेंट की इमेज जो हो जाएगी वो क्या हो जाएगी n-2, है ना। तो उसकी इमेज मैंने 3 ले ली। फिर थर्ड एलिमेंट जो है उसकी इमेज में n-3 लूँगी, यानी कि उससे भी एक कम लूँगी, है ना। ऐसे करते करते ये पूरा क्या बन जाएगा, ये n फैक्टोरियल बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये इंजेक्टिव और 1 1 है तो ये n फैक्टोरियल हो जाएगा। तो आपके यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है फेवरेबल अपन टोटल होती है, तो टोटल आपके पास n की पावर n है और n फैक्टोरियल जो आपको 3/32 गिवन थी। अब इसमें से हम ऑप्शंस में से देखेंगे, 4 ऑप्शंस है 1 2 3 4। ठीक है, तो 1 यहाँ हम 1 रख के देखेंगे, 1 फैक्टोरियल अपन 1 की पावर 1, तो 3/32 नहीं बन रहा। 2 रख के देखेंगे तो 2 फैक्टोरियल अपन 2 की पावर 2, यानी कि 4, 2/4 से भी 3/32 नहीं बन रहा। 3 का रख के देखेंगे, 3 फैक्टोरियल अपन 3 की पावर 3, तो उस 3/27 उससे भी नहीं बन रहा। तो 4 बचा हुआ ऑप्शन जो है फोर्थ जो होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल अपन 4 की पावर 4 आपको वो n की वैल्यू बतानी थी, तो वो इसको सॉल्व करने पर ही 3/32 आ रहा है, क्योंकि 4 की पावर 4 32 होती है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम। अगर हम सेट थ्योरी का प्रोबेबिलिटी में कैसे यूज़ करेंगे, यूज़ ऑफ द सेट थ्योरी इन द प्रोबेबिलिटी। अगर मान लीजिए आपका एक्स वाई कोई भी 2 इवेंट्स दे रखे हैं, तो हम इसको एक्स वाई और जेड इस तरह से डिनोट कर देंगे। फिर इसके अंदर अगर आपको नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए सेट है तो आपके क्या हो जाएंगे, एक्स प्लस वाई। नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी का इंटरसेक्शन कर दो तो उसके अंदर नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स आपको निकालने हैं, तो वो कितने हो जाएंगे। तो ए और बी का जब आप इंटरसेक्शन करेंगे तो वो वाई आ रहा है। सिमिलरली ए यूनियन बी अगर आप करोगे तो ए यूनियन बी। फिर अगर हम नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी करेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा। और नंबर ऑफ नॉट इन ए की अगर हम बात करें तो नॉट इन ए में आपका पास जेड और टी आ जाएगा, क्योंकि वाई ए के अंदर इंक्लूडेड है। और सिमिलरली अगर ए बी इवेंट्स हैं तो एक्स वाई जेड और टी आपकी प्रोबेबिलिटीज़ हैं यहाँ पर। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एक्स प्लस वाई हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी आपके पास वाई प्लस जेड हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यहाँ वाई हो जाएगी। और अगर हम ए और बी का यूनियन ले लें तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगी, अगर ये सैम्पल स्पेस आपको एस दे रखा है तो एक नोट करने वाली बात यहाँ पर ये है, इफ़ ए एंड बी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर ये दोनों म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है, यानी E1 इंटरसेक्शन E2 जो है आपका फाई होता है, तो उसके लिए आप कैसे डायग्राम बनाएंगे, यही डायग्राम बनेगा उसका। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास कॉमन कुछ नहीं है तो y की वैल्यू 0 हो जाएगी। ठीक है, और एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी जो होता है, इन सभी का एक्स प्लस वाई प्लस जेड प्लस टी, इन सभी को अगर हम ऐड कर देंगे तो उसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, क्योंकि ये टोटल प्रोबेबिलिटी होगी। अब हम एक क्वेश्चन करते हैं, इफ़ 2 इवेंट्स ए एंड बी सच दैट प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज 7/8 and probability of A intersection B is 1/4 and probability of A bar is 5/8, then find। तो हमें फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, ऑड अगेंस्ट इवेंट A, ऑड इन अ फेवर ऑफ इवेंट्स B, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A del B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार यूनियन B बार।
तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो इसके लिए सबसे पहले हम जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए जिसमें इंटरसेक्शन, यूनियन और कुछ इस तरह डेल वगैरह पूछा हो, तो हम इसके लिए सबसे पहले वेन डायग्राम का यूज़ करेंगे। हम वेन डायग्राम बना के ही इसको सॉल्व करेंगे। तो वेन डायग्राम जब हम बनाएंगे, ये हमारा वेन डायग्राम है, इसके अंदर ये इवेंट ए है और ये इवेंट बी है। ठीक है, इसको मैं एक्स दे देती हूँ, इसको वाई और इसको जेड नेम दे देती हूँ और टोटल को टी दे देती हूँ। अब अगर मैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी निकालूँ, ए यूनियन बी की प्रोबेबिलिटी आपके पास जो है वो दे रखी है 7/8। यहाँ गिवन है आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी जो है वो 7/8 है। तो यहाँ पर अगर ए यूनियन बी देखेंगे तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड हो जाएगा, जो उसकी वैल्यू 7/8 हो जाएगी। सिमिलरली आप ए इंटरसेक्शन बी भी इसमें से निकालेंगे, क्योंकि ए इंटरसेक्शन बी भी आपको गिवन दे रखा है क्वेश्चन के अंदर। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है आपको 1/4 दे रखा है, जो कि वाई है। ठीक है, नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यानी नॉट ए 5/8 दे रखी है। तो ए में जो नहीं है वो आपका जेड और टी हो जाएगा। तो जेड प्लस टी की वैल्यू आपको दे रखी है 5/8। ठीक है, उनको हम राइट डाउन कर लेंगे इस तरह से। अब आप देख रहे हो कि इन सब की टोटल प्रोबेबिलिटी एक्स प्लस वाई प्लस टी अपॉन की जो है 1 होती है। अब एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इन तीनों की वैल्यू हमने अभी निकाल ली है, तो इससे हम टी की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। हम सारे वेरिएबल्स टी का, जेड का, वाई का, एक्स का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो टी की वैल्यू आ गई। अब जैसे ही टी की वैल्यू आ गई तो हम जेड प्लस टी इज इक्वल्स टू 5/8 वाली इक्वेशन में इसको रख देंगे, तो जेड की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, जेड की वैल्यू आते ही हम इसको किसी और इक्वेशन में रखेंगे। यहाँ पर जेड और टी की वैल्यू अगर मैं रख दूँगी, यहाँ पर जेड, ठीक है, उसके बाद आपको y की वैल्यू गिवन है, तो यहाँ पर आप y की वैल्यू और z की वैल्यू रख दोगे तो x की वैल्यू भी आपके पास आ जाएगी। जो x की वैल्यू आएगी आपके पास वो 1/8 आ जाएगी। अब आपने सारी वैल्यूज़ निकाल रखी हैं x, y, z और t। ठीक है, अब आपको पहला क्वेश्चन दे रखा है कि ऑड अगेंस्ट इवन ए, ये आपको निकालना है ना, ऑड अगेंस्ट इवन ए। तो ये हमें पता है कि ऑड अगेंस्ट इवन ए जो होता है, अभी हम पढ़ के आए थे कि ऑड अगेंस्ट ए जो होगा वो अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल होता है। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट की अगर हम बात करें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो हो जाएगी वो आपके पास एक्स प्लस वाई हो जाएगी, है ना। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए अगर आप निकालेंगे तो वो आपके पास एक्स प्लस वाई हो जाएगी। तो एक्स की वैल्यू आपको पता है, वाई की वैल्यू आपको पता है, आप उस पर पुट कर दोगे। उसके बाद ये देखिए आपने, और सिमिलरली आप प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इवेंट भी निकालोगे। ठीक है, देखिए आप प्रोबेबिलिटी सबसे पहले ए इवेंट की निकालेंगे जो कि एक्स प्लस वाई होगी डायग्राम के अकॉर्डिंग। तो एक्स और वाई की वैल्यू हमने निकाल ली, तो ये हमारा फेवरेबल अपॉन टोटल आ जाएगा। तो फेवरेबल पता लग गया तो अनफेवरेबल 5 हो जाएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ बी डायग्राम के अकॉर्डिंग वाई प्लस जेड था, तो वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग तो 1/4 और 1/2 इसकी प्रोबेबिलिटी हमने निकाली थी, उसको ऐड कर देंगे तो 3/4 आ जाएगा। और 3/4 ये फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल है, तो अनफेवरेबल आपके पास यहाँ 1 आ जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी 3/4 थी। अब आपको यहाँ पर पूछा गया है कि ऑड अगेंस्ट इवन ए, है ना, ऑड आपको पूछा गया ऑड अगेंस्ट इवन ए, ऑड अगेंस्ट इवन ए। तो इवेंट ए के अगेंस्ट जो है ऑड क्या होंगे, तो आप देखोगे इवन ए की अगर आप बात करें तो अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल होता है। तो अनफेवरेबल यहाँ पर हमने 5 निकाला था, अपॉन फेवरेबल इवेंट ए के लिए 3 आएगा। सिमिलरली तो इसके निकालने के लिए हमने क्या किया, हमने प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकाली, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ बी निकाली, उसमें फेवरेबल अनफेवरेबल निकाल लिया, और उसके अकॉर्डिंग हमने देखा कि प्रोबेबल ऑड इन अ फेवर ऑफ इवेंट बी जो है वो फेवरेबल अपॉन टोटल होता है, वो अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल होता है। ऑड इन अ फेवर ऑफ इवेंट बी, फेवर के लिए अगर हम बात करें तो फेवर के लिए जो फॉर्मूला था वो हमारा फेवरेबल अपॉन अनफेवरेबल था। तो फेवरेबल जो है आप अगर देखेंगे
तो फेवरेबल बी इवेंट में आपके पास 3 था और अनफेवरेबल 1 था, तो इसका जो आंसर आएगा वो 3/1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल कंडीशन रही यहाँ पर, और यहाँ पर भी ये अनफेवरेबल अपॉन फेवरेबल कंडीशन रही, ऑड अगेंस्ट इवेंट ए एंड ऑड इन अ फेवर ऑफ इवेंट बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर अगर हम बढ़ें, फिर हमें ए डेल बी पूछा है। तो भैया ए डेल बी जो है हमने सेट चैप्टर में ही ये पढ़ लेते हैं। तो डेल जो होता है उसमें आपका क्या होता है, जो ए यूनियन बी होता है उसमें से आपको ए इंटरसेक्शन बी को सबट्रैक्ट करना पड़ता है। तो ए इंटरसेक्शन बी जो है आपके पास वो था वाई। ठीक है, तो इसमें सिमेट्रिक डिफरेंस होता है ए और बी में, एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, या तो ए लेना है आपको या बी लेना है। ठीक है, एग्जैक्टली वन लेना है। तो ए यूनियन बी की बात कर, या तो आपको ए लेना है या फिर आपको बी लेना है। तो ए लेना है या फिर आपको बी लेना है। तो ए यूनियन बी का फॉर्मूला आपको पता है, तो इसके अंदर क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जेड आ जाएगा। ठीक है, एक्स प्लस जेड आ जाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली वन ऑफ ए एंड बी, ए और बी में से एग्जैक्टली वन हमें लेना है ना, तो उनका कॉमन हमें नहीं लेना है। तो एक्स आ जाएगा और जेड आ जाएगा, उसमें से ए इंटरसेक्शन बी हमें हटाना है, यानी कि वाई हम इसमें से रिमूव कर चुके हैं। तो इसका आंसर 5/8 आ जाएगा। नेक्स्ट जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इन दोनों, नॉट ए इंटरसेक्शन नॉट बी, इसकी प्रोबेबिलिटी हमें निकालनी है। तो टी जो होगा वो 1/8 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, टी की वैल्यू आपके पास 1/8 के इक्वल हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट ए एंड नॉट बी की बात करी गई है। तो अगर हम वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग देखें तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए जो होगा, यानी कि ए के अलावा, यानी कि ये पूरा पोर्शन आएगा। सिमिलरली प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी क्या हो जाएगा, बी के अलावा जो पूरा पोर्शन आ जाएगा। इन दोनों का क्या पूछा है इसने, इंटरसेक्शन, इन दोनों में कॉमन तो सिर्फ टी ही आ रहा है, तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी टी हो जाएगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए नॉट बी जो है उसकी वैल्यू 1/8 हो जाएगी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हमारे पास जेड प्लस टी था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है एक्स प्लस टी हो जाएगा। नॉट बी वाला अगर हम बात करें, ए नहीं होगा, तो ए नहीं होगा तो उसके अंदर जेड था और टी भी था। ठीक है, जेड जो है हमारे पास वो बी इवेंट की वैल्यू थी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार यूनियन बी बार अगर हम करेंगे, इन दोनों का अगर हमें यूनियन करना है, तो यूनियन के लिए आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला पता होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा आपका वो एक्स था, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जो है आपका था वो जेड था। उन दोनों का में कॉमन वाई एलिमेंट था, तो जिसको हमने सबट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, क्योंकि वो रिपीट हो रहा है, प्लस टी। तो यहाँ पर जो पूछा गया था प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी, तो वो हमारे पास 1/8, 1/2 प्लस 1/8 आ जाएगा, और 2/8 प्लस 1/2। तो आंसर सॉल्व करेंगे तो 3/4 आ जाएगा। हमें यहाँ पर नॉट ए यूनियन नॉट बी पूछा था, ना तो ए होना चाहिए ना ही बी होना चाहिए, ना तो ए होना चाहिए, नॉट ए ना तो ए वाला होना चाहिए यानी कि ये जेड प्लस टी, ना ही बी वाला होना चाहिए यानी कि जेड प्लस वाई हट जाएगा इसके अंदर। ठीक है, तो इसके अंदर आपके पास एक्स प्लस जेड प्लस टी हो जाएगा, और इसके नॉट पूछा है इसलिए टी आया है यहाँ पर, और इसके अंदर आपको जो है इन दोनों का इंटरसेक्शन को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।